आपको आइल्स वेव भी करवा देते हैं कई दफा। अब वो ठीक। प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि प्रोफेसर को आपने कितना मुतमईन किया, या उसने आपको किस लेवल पे जाके सिलेक्ट किया। ठीक है सर। तो बस ये चीज़ है। ओके तो सर, बहुत शुक्रिया। आप अप्लाई ज़रूर करें इस साल भी। बाकी आपने अगर नेक्स्ट ईयर का प्लान किया हुआ है तो देखें, वो हमारी प्लानिंग से तो शायद चीज़ें कंफर्म भी नहीं होती ना। हमें कोशिश करनी है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालनी है, फिर आगे जिस तरह अल्लाह को मंजूर है वो उसके मुताबिक फिर चीज़ें चलती हैं। ठीक है सर, सही। मैं इंशाल्लाह वक्त वक्त आपको इंशाल्लाह क्लास में आगाह भी करता रहूंगा कि मैंने कितनी ईमेल्स की वगैरह सर, इंशाल्लाह। और आप अगर कोई सीवी में इशू है, ईमेल में इशू है, तो वो आप जो इनके कैरियर सर्विसेज वाला चैनल है उसमें वो अपने रिव्यू के लिए बेशक डालें। और वो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देते हैं। बहुत सारे मॉडरेटर्स हैं जो सीनियर, जिन्होंने इतने अरसे से वो ये काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी सीवीज उन्होंने देखी हुई हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो वो आपको बड़े अच्छे पॉइंट्स बताएंगे कि सीवी में किस तरह क्या फॉर्मेट होना चाहिए। वहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मेट्स जो हैं, हार्वर्ड का एक फॉर्मेट है और एक दो और फॉर्मेट्स हैं, वो वहाँ पे पिन भी हुए हुए हैं चैनल्स में। तो वहाँ से देख के उसके मुताबिक सीवी बनाएं। और जितनी आपके पास चीज़ें हैं माशाल्लाह, ये आपकी सीवी स्टैंड आउट करेगी। जी सर, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कर ले, वो मैंने देखी हुई है सर। इसी के हिसाब से मेरी सीवी इंशाल्लाह। ठीक है, बस आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह पॉजिटिव ओके सर, ओके रिस्पॉन्सेज सर। आएंगे। अभी ये है कि टाइम काफ़ी है ना। आप ओके अगर सर। थोड़ी सी इस पे वर्किंग करें, स्पेसिफिक ईमेल्स बनाएं। वैसे तो लोग कहते हैं ना जेनेरिक के, एक ईमेल बना के 500 प्रोफेसर्स को आपने भेज दी, जी। तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा ना हो। हर प्रोफेसर अगर पढ़ता भी है, उसमें से कुछ प्रोफेसर अगर आपकी ईमेल पढ़ते भी हैं, तो शायद उनको ये लगे कि ये तो जनरल सी ईमेल है, मेरे लिए खास तौर पे नहीं लिखी गई। तो आप कुछ स्पेसिफिक ईमेल ऐसी बनाएं जो यूनिवर्सिटीज़, और वो 100% आपको लगता है कि बिल्कुल 100% आपकी फील्ड और आपकी जो रिसर्च है या जो आपने पब्लिकेशन की उससे वो अलाइन कर रही है 100%। तो आप उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करें और डिटेल में वो चीज़ें मेंशन करें। और उस प्रोफेसर का भी रिसर्च एरिया देखें, उसको भी कुछ हाईलाइट कर लें कि मैंने ये चीज़ें आपकी रिसर्च में पढ़ी हैं और मैंने भी इतना काम किया हुआ है इस फील्ड में, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से फिर वो उसको लगेगा कि ये मेरे लिए ही इसने लिखा है। तो इस तरह की चीज़ों को फिर वो शॉर्टलिस्ट करके, तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू वाला है, या डायरेक्ट वो आपको कई दफ़ा बगैर इंटरव्यू के लिए भी रेकमेंड कर देते हैं कि आप अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी में। ठीक है सर। चलें, अब क्लास लाइव हो गई है तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर पे ही थे, तो कुछ उसमें हमने फार्मूलाज देखे थे कि उन फार्मूलाज को किस तरह हम फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम में लेके तो सॉल्व करते हैं, या उनकी कन्वर्जन किस तरह करते हैं। फिर एक चीज़ हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ी थी कि सेम यूनिट्स ही सेम यूनिट्स के साथ ऐड या सॉल्व होते हैं। अगर डिफरेंट यूनिट्स होंगे क्वेश्चन में, तो हम उनको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। अब उसमें एक और फॉर्मूला है रेट का। रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको आसान अल्फाज में जिस तरह हम स्पीड या रेट कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम गाड़ी की स्पीड देख लें कि हम जैसा कहते हैं कि ये गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, तो वो बेसिकली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होती है। मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और नीचे उसके टाइम होता है। मैं एनोटेट कर लूँ कि अगर हमने स्पीड देखनी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ स्पीड के लिए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम में कर रही है। तो ये जो बेसिकली रेशो बना रहे हैं ना, ये उसका रेट निकल रहा है स्पीड का। उसको स्पीड भी कह सकते हैं, रेट भी कह सकते हैं। वो जिस तरह ऊपर हमने फॉर्मूले में देखा था कि डिफरेंट वर्डिंग यूज होती थी कॉस्ट के लिए भी, इसी तरह यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट सिनेरियोज में इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम डिफरेंट चीज़ों की रेशो ले लेंगे। ठीक है, जैसे नीचे टाइम है, कई दफ़ा टाइम की जगह क्वांटिटी दी जा सकती है। जैसे अगर किसी गाड़ी की वो आप कह लें कि एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो आप इसी फॉर्मूला में डिस्टेंस लिखें, और नीचे आप कोई भी उसकी जो फ्यूल की चीज़ है, फ्यूल वाली फ्यूल जिसमें कैलकुलेट हो सकता है, आप उसमें लीटर्स लिख सकते हैं या गैलन लिख सकते हैं
कि इतना डिस्टेंस वो इस इतने गैलन्स में कवर कर रहा है, या इतना डिस्टेंस वो गाड़ी इतने लीटर्स में कवर कर रही है, तो वो उसकी एवरेज हो जाएगी। तो मतलब इस फॉर्मूले को आप सिनेरियोज देख के उसके मुताबिक फिर कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये एक ही फार्मूला इस तरह है कि कोई भी रेट या स्पीड निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। जैसे ये भी 60 माइल्स पर आवर है एक गाड़ी की स्पीड, तो उसका मतलब ये है कि 60 माइल्स डिवाइडेड बाय 1 आवर, कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने टाइम में। अब इसमें से हमें पता है कि जब भी फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हों, उनमें से अगर कोई एक चीज़ अननोन हो तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं चीज़ों को इंटरचेंज करके। तो अब अगर इसमें से हमें टाइम चाहिए होगा, डिस्टेंस और रेट दिया हो, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो और ये बाकी टाइम और रेट दिया हो, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए, और अगर टाइम के लिए लिखना हो तो वो हम डिस्टेंस ओवर रेट भी कर सकते हैं। ये मैंने बात की थी। अब इसमें एक और वो यूनिट्स की बात करें कि यूनिट्स जो हैं वो इस फॉर्मूला में भी, जिस तरह हमने कल पढ़ा था, कि यूनिट्स यहाँ पे भी उसी तरह वर्क करेंगी जैसे पहले फार्मूलाज में। जैसे भी ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को उन्होंने जस्ट कोट किया है कि अगर उसकी जो रेट है वो 11 माइल्स पर गैलन है, और 7 गैलन उसकी जो है, जो नीचे हमने उसकी टाइम की जगह चीज लिखी थी एवरेज के लिए, उसकी जगह उन्होंने 7 गैलन लिखा है क्वांटिटी, के वो इतना यूज करती है या कंज्यूम करती है, और 70 माइल्स वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो वो बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि यूनिट्स उसी तरह कैंसल आउट होके तो आपके पास सेम यूनिट बनाते हैं। जैसे ये माइल है और ये माइल बच गया, तो ये इसके इक्वल आता है। तो अगर आप प्रॉपर हर चीज़ के साथ उसका यूनिट लिखेंगे, तो आपके पास आंसर में यूनिट्स भी कैंसल आउट होके जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है उसकी यूनिट भी आ जाएगी आपके पास। अदरवाइज आप वो समझ के भी कर सकते हैं। अब ये उस यूनिट के बारे में ही है कि मल्टीप्लाई रेट बाय द डिनोमिनेटर्स यूनिट, यू विल गेट द न्यूमरेटर्स यूनिट। ये जो फॉर्मूले में इन्होंने लिखा था कि अगर इस डिनोमिनेटर को इस साइड पे ले जाएं, बेसिकली वो रेट के फार्मूला को जनरलाइज उन्होंने किया कि वैसे तो डिनोमिनेटर इधर था, ठीक है, तो न्यूमरेटर की जो यूनिट है वो अगर आपने निकालनी है, तो ये डिनोमिनेटर की यूनिट आप इधर मल्टीप्लाई कर दें रेट से। तो रेट की कोई भी यूनिट है वो ज़रा फ्रैक्शन में होगी यूं, तो नीचे वाली जो चीज़ है वो डिनोमिनेटर की यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी जैसे ही हमने ये की। तो आपके पास न्यूमरेटर की यूनिट आ जाएगी। बेसिकली जिस चीज़ को फाइंड करना है आपने, उसकी यूनिट आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगी। और यूनिट गलत लिखने से हमारा आंसर गलत भी हो जाता है। जैसे हमने, अगर एक चीज़ हमें मिनट्स में दी हुई है और दूसरी वैल्यू हमें आवर्स में दी हुई है, और हम अगर उसी को उसी तरह सॉल्व करना शुरू कर दें, तो आंसर हमारे पास जो निकलेगा वो गलत निकलेगा, जब तक कि हम उन दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे दोनों को मिनट्स में कर लें या दोनों को आवर्स में कर लें। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। नांसी टेक्स 2 आवर्स टू बाइक 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। के नांसी को 2 घंटे लगते हैं घर से स्कूल तक, और टोटल उसका फासला कितना है, 12 किलोमीटर। इफ शी बाइक्स बैक होम बाय द सेम रूट एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, what is her average rate in kilometers per hour for the entire trip? कि उसके एंटायर ट्रिप का जो है एवरेज रेट क्या निकलेगा किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, अब ये उन्होंने देखें यूनिट हमें खुद दी है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी उन्होंने हमें जो दी हुई है 2 आवर्स, और कितना डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर्स, तो ये भी आवर्स और किलोमीटर दिए हुए हैं। यहाँ पे भी रेट हमें किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं। अगर वो किलोमीटर पर मिनट देते, तो इन 2 आवर्स को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते और फिर इसका यहाँ से रेट निकलता 12 किलोमीटर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने यूनिट्स को लाजमी देखना है। अब ये एग्जांपल उसी तरह है जिस तरह ये हमने एक पढ़ा था पार्ट पार्ट होल्ड वाला,
ऊपर फॉर्मूला या प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि घर से स्कूल तक जो डिस्टेंस है टोटल वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो जाहिर है स्कूल से घर तक वापस आएगी तो वो भी 12 किलोमीटर ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस हम इस पार्ट पार्ट होल से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या टोटल या एंटायर ट्रिप का डिस्टेंस आप लिख सकते हैं इसमें। तो वो इज इक्वल्स टू 12 + 2 होगा, 12 × 2 या 12 + 12 कर लें, 24 किलोमीटर बनता है। अब हमें होल की एवरेज चाहिए, मतलब एंटायर ट्रिप की एवरेज चाहिए ना। तो हमें एंटायर ट्रिप की एवरेज के लिए एवरेज का जो फॉर्मूला था कि अगर किसी जिसकी भी चीज़ की एवरेज हमने निकालनी होती है, ऊपर हम उसका टोटल सम ले लेते हैं, सम, और नीचे हम टोटल यूनिट्स लेते होते हैं। ठीक है, तो टोटल सम हमारे पास आ गया। टोटल, अब सम की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, और यूनिट की जगह हम टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अब हमारे पास किलोमीटर्स और ये है, टाइम है। तो हम इस एवरेज वाले फॉर्मूले को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेट निकालना है, तो एवरेज रेट निकालना है बेसिकली। तो रेट के लिए हम ऊपर इसके लिए डिस्टेंस रखेंगे और नीचे टाइम रखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए और टोटल टाइम चाहिए बेसिकली एंटायर ट्रिप का इसकी जगह। तो टोटल सम की जगह अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें जो हमने पार्ट पार्ट होल रिलेशन से निकाला, 12 + 12, तो वो आ जाता है 24। अब नीचे हमें टोटल टाइम चाहिए। अब हमें उसने एक तो ये बताया कि 2 आवर्स टू बाइक, 2 घंटे उसे लगे घर से स्कूल तक। तो एक टाइम तो हमें उन्होंने एग्जैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ देखें जो उसने वापस आना है स्कूल से घर की तरफ, तो वो हमें एक रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अब टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, और हमें उन्होंने डिस्टेंस भी उसमें दोबारा नहीं दिया हुआ। यहाँ पे एक दफ़ा दिया है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि आपके पास सेम डिस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम था। तो आप वापस आएंगे तब भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो आप इस रेट से आप वो निकाल सकते हैं कि इसका जो टाइम है वो कितना बनेगा। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि वैसे तो हम यहाँ डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। मैं आगे देख लेता हूँ उन्होंने किस को यूज़ किया ताकि आपको उस तरह ही बताएं। ये चीज़, ये मैं लिखना चाह रहा था, ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला उन्होंने देखें यूज़ किया कि रेट हमें दिया हुआ था 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम हमें नहीं पता, ठीक है, और डिस्टेंस हमने पार्ट पार्ट होल रिलेशन से ये 12 निकाला था कि वापसी का डिस्टेंस भी 12 किलोमीटर ही है। अब वापसी के लिए हमें सिर्फ रेट दिया हुआ था यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम जब निकालेंगे तो वो 12 दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड, 4 जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो वो हमारे पास टाइम उसका आ जाएगा 3 घंटे, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास वो था उसका पार्ट क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास टाइम आ गया 3 घंटे, और पहले पार्ट में हमें डायरेक्ट उन्होंने दिया हुआ था टाइम 2 घंटे। अब आप दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा एंटायर ट्रिप के लिए, जो कि एवरेज फार्मूले में हमें ज़रूरत थी एवरेज निकालने के लिए, एवरेज रेट, टोटल एवरेज रेट या एवरेज रेट निकालने के लिए एंटायर ट्रिप के लिए। तो वो हमारे पास 5 आ गया। अब 24 हमें पता था कि टोटल डिस्टेंस है ऊपर, और नीचे हमारे पास ये 2 आवर्स, और इधर से हमने निकाला था 3। तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एंटायर ट्रिप का एवरेज रेट आ जाएगा, और वो रेट किस में होगा,
कोई बता सकता है वो रेट किस यूनिट में होगा? किलोमीटर पर आवर में। जी, किलोमीटर पर आवर में, बिल्कुल। यहाँ पे ये चीज, अब ये जो 4.8 है इसको किलोमीटर पर आवर आप कहेंगे, क्योंकि तमाम यूनिट सेम थी और हमने किलोमीटर्स और आवर्स को ही यूज किया, तो एंड रिजल्ट भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही आया है। ठीक है। तो ये यूनिट भी कई दफ़ा वहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें यूनिट्स में भी हो सकता है कि आपको सारी क्वेश्चन में यूनिट्स यही दिए हों, लेकिन जो आंसर्स हैं वो हो सकते हैं आवर की जगह ना मिनट्स में दिए हों। तो फिर आप अपने आंसर को कन्वर्ट करेंगे उस मिनट की फॉर्म में, और फिर देखेंगे कि उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। तो यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये उसी रेट के फॉर्मूले को बता रहे हैं कि पहले जो हमने ये पढ़ा रेट का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस की फॉर्म में पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस किसी चीज़ का या डिस्टेंस के कोई हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे। लेकिन इसको हम दूसरी तरफ रेट हम ज़ाहिर है किसी और चीज़ का भी निकाल सकते हैं, जैसे वर्क में होता है, लेबर वर्क में जिसका होता है। तो ये उस सिनेरियो में अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूला को? तो डिस्टेंस की जगह जस्ट हम वर्क लगा देंगे कि अब हम देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है कितने टाइम में, तो वो उसका रेट बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह इस एग्जांपल में इन्होंने ये बताया है, जिस तरह आप ये देखें, ये हमने अभी सॉल्व किया था जो डिस्टेंस के लिए, कि 20 माइल्स पर आवर। ठीक है। और अगर 3 घंटे वो इसी स्पीड से गाड़ी चले तो 60 माइल्स उसका डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर काम के हवाले से देखें कि कितना काम हुआ है उस टाइम में, तो ये यहाँ पे एग्जांपल है चेयर्स की, कि 20 चेयर्स पर आवर, कि एक एक बंदा है या वो 1 घंटे में 20 चेयर्स बना रहा है, तो वो 3 घंटे में कितनी चेयर्स बनाएगा? तो वो 60 चेयर्स बनाएगा। जस्ट वही है, जस्ट हमने यूनिट चेंज कर ली और डिस्टेंस की जगह वर्क लगाया, तो हमारे पास वही फॉर्मूला इसका काम कर। अब वर्क में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बिल्डिंग चेयर्स, पेंटिंग हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सोडा के, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में हमें बहुत सारी चीज़ें या कुछ भी इस तरह का दिया जा सकता है कि। अब इसमें एक और चीज़ उन्होंने एक हिंट दिया है, बल्कि टिप दी है, ये वाली, ओकेजनली इट कैन बी हेल्पफुल टू इन्वेंट स्मॉल यूनिट्स ऑफ वर्क सो दैट यू कैन अवॉइड डीलिंग विद फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये दिया हो कि हाफ अ वेयर हाउस पर डे, ठीक है, भी वेयर हाउस की बात कर लें कि आधे वेयर हाउस का वो ना, कि हाफ वेयर हाउस पर डे, अगर आप इसको लिखना चाहें हाफ वेयर हाउस पर डे, अगर नीचे डे है, तो ये जो वो कह रहे हैं ना फ्रैक्शन बीच में आ गई ये वाली, तो आप इसको कोशिश करें कि फ्रैक्शन को अगर आप किसी चीज़ से कन्वर्ट कर सकें, किसी और नंबर में लिख सकें, इस फ्रैक्शन को, या ये जो रेशो है हाफ टू पर डे, इसको आप किसी ऐसी फिगर में लिखें या ऐसी फॉर्म में लिखें कि आपको ये ऊपर वाली फ्रैक्शन ना लिखनी पड़े, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान लगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हाफ वेयर हाउस है एक दिन में, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बताया कि वेयर हाउस में 100 बॉक्सेस हैं अगर टोटल, तो हाफ वेयर हाउस में कितने होंगे? 100 का आधा होगा ना, 100 में अगर पूरा वेयर हाउस फिल होता है तो आधे वेयर हाउस में 50 बॉक्सेस होंगे। तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेट बिकम्स 50 बॉक्सेस पर डे। ये नीचे तो डे ही रहा, लेकिन इस फ्रैक्शन को हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई थी अब वो पूरे वेयर हाउस के लिए थी, तो हमने उसका हाफ निकालना था, तो हमने डायरेक्ट फिर उसकी जगह 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 50 ले लिया, 50 हमारे लिए अब ईजी है, 50 बॉक्सेस पर डे। ठीक है, इसको समझना भी आसान है और इसको सॉल्व करना भी फिर उधर आसान है। चाहे आप वही लिखें हाफ वेयर हाउस पर डे, या 100 के केस में, या 50 बॉक्सेस पर डे लिखें, आंसर तो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शन या इन दोनों प्रोपोर्शन का या रेशियोज का
मतलब तो एक ही है। ठीक है, जस्ट हमने उनकी लुक चेंज की है। अब ये कह रहे हैं रेट के लिए कि हमेशा टाइम जो है डिनोमिनेटर में होता है। जैसे वर्क ओवर टाइम के इतने टाइम में वो काम किया। जैसे ये इट टेक्स सेली 3 मिनट्स टू बिल्ड अ चेयर शुड बी ट्रांसलेटेड दिस वे विद एन ऑप्शनल यूनिट कन्वर्जन। कि आपके पास ये जो रेट आया है 1 चेयर पर 3 मिनट्स, तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे 1 चेयर ओवर 3 मिनट्स। अब उसको उन्होंने ये यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमें समझाने के लिए कहा कि अगर इसी को, ये जो मिनट्स में चीज़ दी हुई है, अगर हम इसको आवर्स में लिखना चाहें तो इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए एक तो तरीका उन्होंने ये बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें मिनट्स से। और मिनट्स को अगर आवर में लिखें तो वो 1 आवर होता है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन जो है, ये वाली, इससे इस रेट पे या इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 60 मिनट्स जो ऊपर लिखा है वही 1 आवर के इक्वल है। तो ये दोनों मल्टी डिवाइड होके 1 ही आता है आंसर। तो 1 कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, लेकिन इससे ये हुआ कि ये मिनट्स और ये मिनट्स कैंसिल हो गया। तो हमारे पास चेयर्स ओवर आवर का रेट निकल आया जो कि 20 है। ठीक है, अगर इसी रेट को आप देखें कि 1 चेयर पर 3 मिनट्स है, तो वो 20 चेयर्स पर आवर बनता है। बेसिकली आवर्स में वो रेट ये बनता है। ठीक है, तो वो आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब एक एग्जांपल देखते हैं। और इसमें अब उन्होंने एक और सिनेरियो दिया है कि अगर वर्क की बात कर रहे हैं, तो सिंगल वर्क हो वो तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल लेते हैं ना, रेट वाले फार्मूले से जो भी हमने ऊपर पढ़ा वर्क का, कि वर्क ओवर टाइम आप करके उसका रेट निकालेंगे। लेकिन अगर उसमें दो बंदे या दो मशीनें या दो चीज़ें अलग अलग काम कर रही हूँ, तो एट द सेम टाइम साइड बाय साइड, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, फिर हम उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल पढ़ते हैं। ये जे कैन बिल्ड अ चेयर इन 3 आवर्स, के कैन बिल्ड अ चेयर इन 5 आवर्स। ठीक है, जे को 3 आवर लगते हैं एक चेयर बनाने में, और के को 5 आवर्स लगते हैं एक चेयर बनाने में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड 8 चेयर। अगर वो इकट्ठे काम करें तो 8 चेयर बनाने में उनको कितना टाइम लगेगा। अब आप ये देखें, दोनों के लिए आप ये देखेंगे कि उनका रेट क्या निकलता है। इसका रेट जो है वो 1 चेयर पर आवर है। सॉरी, 1 चेयर पर 3 आवर है। ठीक है, आप इसको 1/3 चेयर पर आवर भी लिख सकते हैं। और दूसरे के लिए ये है 1 चेयर पर 5 आवर। तो आप इसको 1/5 चेयर पर आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब दोनों के रेट हमने निकाल लिए उस रेट फार्मूले से। अब जब वो इकट्ठे काम करेंगे तो उनका रेट जो है ना आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों के रेट को ऐड करना है। अब एक का रेट है 1/3, एक का रेट है 1/5। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 1/5, क्योंकि यूनिट सेम है तो हम डायरेक्ट इनको ऐड करें। जैसे ये पर आवर ये भी रेट है और ये भी रेट है। अगर एक का रेट हमें मिनट्स में दिया होता या सेकंड्स में या किसी भी और यूनिट में, तो पहले हम उन दोनों की यूनिट्स को सेम करते और फिर हम उनकी फ्रैक्शंस को ऐड करके ये एक कंबाइन उनका समझ लें रेट ही निकालते हैं। ठीक है, तो अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो ये जो दो फ्रैक्शंस हमने उनके रेट्स की निकाली हैं लहदा इनको ऐड किया, तो उनका रेट कंबाइन हो गया। अब ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं शुरू में कि हम कैसे करते हैं। या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं या फिर आप किसी भी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं आराम से। तो हमने ये 15 15 नीचे सेम बनाया। सेम कैसे बनाया, हमने मल्टीप्लाई किया किसी चीज़ से। ये 5 3 15 है, तो एक ही टेबल में आ रहे हैं 15, मतलब इनका मल्टीपल बनता है। तो आप इसको इस तरह 8/15 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। सॉरी, वहाँ की हाइपर लिंक मेरे ख्याल लगा हुआ था। मैं दोबारा जाता हूँ।
ये इस थ्री पे कुछ लगा हुआ है लिंक, जिसको क्लिक करने से पेज 80 पे चला जाता है। चले। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि ये हमने इनका रेट निकाल लिया। अब हमने चेयर्स कितनी बनानी है कंबाइन उनके लिए, जो क्वेश्चन में दी हुई थी कि बिल्ट 8 चेयर्स, ठीक है। अब इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, ये जो फॉर्मूला है, अब इसको पहले इस तरह देख लेते हैं कि उन्होंने वर्क कितना करना है, जो कि हमें दिया हुआ है 8 चेयर्स, ये। ठीक है, रेट आपने उनका कंबाइन रेट निकाल लिया है, जो कि 8/15 है, ये वाला। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वो कितना टाइम लगाएंगे कि वो 8 चेयर्स बना के दें हमें। तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट इन करेंगे तो आपके पास ये टाइम की वैल्यू निकल आएगी, जो कि 15 निकली है। और ये 15 आवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारी यूनिट्स आवर्स में थी, या रेट हमारा चेयर्स पर आवर था, इसलिए हमारे पास जो टाइम निकला है वो भी आवर्स में है, कि इट टेक्स J&K 15 आवर टू बिल्ड 8 चेयर्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे अब फ्रैक्शन एंड परसेंट्स की बात होगी कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आए तो उनको हम कैसे देखेंगे। और ऑफ या टाइम्स को हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं पहले के, ये बताते हैं मल्टीप्लिकेशन को, कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 टाइम्स किसी चीज़ को कहते हैं, तो उसका मतलब यही है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू आएगी। अब अगर कोई चीज़ हमें फ्रैक्शन में दी हो या परसेंटेज में दी हो, तो उसे हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करें थे। अब ये एग्जांपल देखते हैं, ये वाली। एट अ बर्थडे पार्टी किड्स कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम: chocolate, vanilla, and strawberry. If half of the kids choose chocolate, 20% of the kids choose vanilla, and the remaining 15 kids choose strawberry, how many kids are at the party? अब हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में 4 स्टेप्स पढ़े थे कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा तो हम उस पर 4 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट डू दे वांट, व्हाट द क्वेश्चन आस्क फॉर। तो इसमें हमसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी किड्स आर एट द पार्टी, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ किड्स हैं वो हमने बताने कि पार्टी में टोटल किड्स कितने हैं। ठीक है, तो ऊपर हमें किड्स की 3 डिफरेंट, आप कह लें कि टाइप्स बताई हुई हैं। ठीक है, उस पे फ्लेवर्स के साथ के एक टाइप ऐसी है जिनको चॉकलेट पसंद है, या उन्होंने चॉकलेट चूज़ की, कुछ ने वनीला चूज़ किया, और रिमेनिंग जो थे उन्होंने स्ट्रॉबेरी चूज़ किया। तो आपको पता है कि 3 किस्म के ही, या 3 ग्रुप्स में बच्चे जो हैं, किड्स जो हैं, वो डिवाइडेड हैं। तो आप ये जो इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है, आप अगर उन किड्स को जो 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, उन ग्रुप्स को अगर ABC कह लें, तो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ किड्स होंगे ना। हमें पता है कि वो किड्स 3 ग्रुप्स में ही डिवाइड हैं। तो उन 3 ग्रुप्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ किड्स या होल अमाउंट आ जाती है। वो जो पार्ट पार्ट होल वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला। हमने स्टील रॉड वाली एग्जांपल देखी थी, और भी एक दो एग्जांपल देखी थी। तो आप इस होल को या टोटल को जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हमें पता है कि जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, अगर उन पार्ट्स को दोबारा हम ऐड बैक करेंगे तो वो हमेशा टोटल के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, इसकी मदद से ये हमने एक इक्वेशन बना ली कि हमें पता है कि वो किड्स 3 डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, A B C, हमने उनको ग्रुप्स का नाम दे दिया, और वो टोटल के इक्वल होंगे, जो कि टोटल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन्होंने जो सॉल्व किया वो उनके फ्लेवर के उससे किया है। चॉकलेट के लिए उन्होंने C लिखा है बच्चों को, वनीला के लिए V, और स्ट्रॉबेरी के लिए S लिखा है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि स्टेप 1 में हमने देखा हमें क्या डिमांड की गई है, टोटल नंबर ऑफ किड्स हमने बताने हैं। स्टेप 2 में हमने देखा हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि
3 ग्रुप्स में वो बच्चे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन अब हमें कुछ उनकी प्रोपोर्शन, परसेंटेज या फ्रैक्शन दी हुई है कि वो हर ग्रुप में किस फ्रैक्शन या परसेंटेज से बच्चे मौजूद हैं। जैसे पहले ग्रुप को देखें, चॉकलेट वाले को, तो इसमें है हाफ ऑफ द किड्स चूज चॉकलेट। हाफ ऑफ द किड्स का मतलब है कि टोटल किड्स की बात हो रही है कि टोटल किड्स में से हाफ जो किड्स हैं वो उन्होंने चॉकलेट चूज की, मतलब 50% बेसिकली होता है। तो आप इससे भी एक इक्वेशन बना सकते हैं इस ग्रुप के लिए। ये जैसे इन्होंने बनाई, जैसे अगर हम इसको चॉकलेट को सी कह लेते हैं ताकि हमारे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये हमें पता है हाफ ऑफ टोटल नंबर। यहाँ पे आप टोटल किड्स लिख सकते हैं, या अगर आप नंबर ऑफ किड्स लिखें या उसको एन का नाम दे दें, जैसा इन्होंने शॉर्ट एन लिखा है तो हम भी एन ले लेते हैं। तो ये उसका एक जो है ना हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, टोटल के टोटल से रिलेट करते हुए। अब इसी तरह हम अगर दूसरे को देखें, वो 20% था, आई थिंक वनीला के लिए ये वाला। 20% ऑफ द किड चूज वनीला। अब अगर हम इसमें 20% ले लें और वनीला के लिए हम वी लिख लेते हैं, तो 20% ऑफ एन। ठीक है, टोटल नंबर का 20% कह रहे हैं ना, क्योंकि परसेंटेज या प्रोपोर्शन वो आपको पता है, जब भी हम बता रहे होते हैं वो किसी होल नंबर में से या होल वैल्यू को हम बता रहे होते हैं। परसेंटेज भी 100% में से कुछ ले रहे होंगे, या टोटल जो हमें दी हुई है वैल्यू उसका कोई परसेंटेज ले रहे होंगे, तो हमेशा हमें ये पता होता है। तो ये एन टोटल नंबर ऑफ किड्स है इस केस में। अब इस 20% को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, 20/100 करेंगे आप इसको। अगर आप परसेंटेज का साइन खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर काट भी दें तो 2/10 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में। 2/10 इंटू एन। तो ये हमें दूसरी प्रोपोर्शन भी मिल गया। और तीसरा प्रोपोर्शन जो था, ये क्वेश्चन में, एंड द रिमेनिंग 15 किड्स चूज स्ट्रॉबेरी। अब इसमें आप देखें कि हमें डायरेक्ट नंबर दे दिया किड्स का, तो ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के लिए हमें उन्होंने एग्जैक्ट दे दिया 15 किड्स चूज स्ट्रॉबेरी। अब जितने भी टोटल किड्स हैं उसमें से अगर 15 आप लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली इन दो ग्रुप्स का सम होगा ना, इन दोनों सम का, क्योंकि हमने 15 किड्स अगर उसमें से लेस किए हुए। तो अब वो जो हमने फॉर्मूला बनाया था ये वाला, कि चॉकलेट वनीला और स्ट्रॉबेरी के ग्रुप्स को अगर ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ किड्स आ जाएंगे, जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। अब उसमें से एक चीज़ तो हमें पहले से दी हुई है कि 15 किड्स। और चॉकलेट और वनीला के लिए जो हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट किए थे वो हम इसकी जगह पुट इन करेंगे इसी फॉर्मूला में। इन्होंने ये पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह आपको आसानी लगे सॉल्व आउट करने के लिए। जिस तरह हमने फ्रैक्शन निकाली थी कि एक 1/2 था, 1/2 n, प्लस दूसरा हमने 2/10 निकाला था जो 20% था, प्लस 15 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे सॉरी n भी आएगा ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या डिनोमिनेटर सेम करके आप उस तरह भी इनको ऐड कर सकते हैं ऊपर वालों को। ठीक है, तो आप इसका कुछ भी अगर इसको मज़ीद आप सॉल्व करना चाहें तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं आप का कैंसिल आउट करके। तो आप 2 और 5 का अगर आप एलसीएम देखना चाहें तो वो 10 भी आप ले सकते हैं। इस तरह आपके पास 5n आ जाएगा, प्लस इधर आपके पास आ जाएगा 2n, प्लस अब 15 है, 15 के नीचे 1 था, तो उसको कंसीडर करते हुए ऊपर 15 इंटू 10 होगा तो 150 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब ये 10 अगर हम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 10n हो जाएगा। इधर हमारे पास ये 5n और 2n लाइक टर्म्स हैं, ये 7n हो जाएगा। 7n प्लस
150 इज इक्वल टू 10n। ये 10n हो जाएगा। अगर इसमें से हम सॉल्व करते हैं, 7n को दूसरी तरफ ले जाएं, 10n में से माइनस होके 3n बन जाएगा, और इस तरफ 150 है। तो 3n इज इक्वल्स टू 150, और 3 जब दूसरी तरफ डिवाइड होके हमारे पास आंसर आएगा n का 50। ठीक है। ये अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में किया, इन्होंने उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करके उस तरह सॉल्व किया। तो आंसर बहरहाल आपके पास आता है 50। अब 50 टोटल किड्स हमारे आगे, अगर आप इसको इसमें देखें कि अगर टोटल 50 हो और उसमें से ये 15 है, तो आप इनकी अगर इस 50 के आप 20% लें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वनीला वाला जो 20% है वो कितने बचे थे, या अगर आप इसका ये 1/2 लेते हैं, हाफ, तो वो कितने थे वो आपको पता चल सकता है। ठीक है। तो इस तरह फ्रैक्शंस को आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर हम फार्मूलाज पढ़ के आए हैं, जिस तरह पार्ट पार्ट होल अभी हमने यहाँ अप्लाई किया, उससे हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की। तो आप आराम से ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी को इन्होंने समराइज किया हुआ है कि अगर फ्रैक्शन या परसेंटेज की फॉर्म में हो तो आप उसको किस तरह फिगर आउट करेंगे, और टाइम्स की फॉर्म में अगर आप उसको लिखते हैं, मतलब जैसा फ्रैक्शन की फॉर्म में बेसिकली वो कह रहे हैं लिखते हैं, तो लिख के तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है, और इसके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर पिछले चैप्टर्स की आपने जो ड्रिल सेट्स हैं अगर वो पूरे नहीं भी किए, तो इसके लिए लाजमी है कि आप ये जो ड्रिल सेट्स हैं इसके लाजमी ये ट्राई कीजिए। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस पर थोड़ा आपका टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स की जो प्रैक्टिस है वो बड़े अच्छे से हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, और कई दफ़ा इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में से और ज्योमेट्री में से। इन दो प्रोपोर्शन में से या दो चैप्टर या टॉपिक में से क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आ जाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने जब GRE शॉर्टर नया नया आया था सितंबर 2023 में, तो उन्होंने उसके थोड़े से बाद GRE अटेम्प्ट किया था। तो उसमें वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन आया इस मैथ्स के पोर्शन में क्वेश्चंस का, वो ज्योमेट्री से आया था। तो उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स का नंबर था। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, हो सकता है कि आपको किसी एक टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं दूसरे में से, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स और ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस आते तो लाजमी हैं, लेकिन कई दफ़ा इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स के मुकाबले में। अब इस बुक का लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम की तरह। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर बाकी हम इसको कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में हम डिफरेंट शेप्स को देखेंगे, और शेप्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके लिए जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो हम निकाल रहे होंगे कि वो हम किस तरह उनके लिए सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहली शेप है सर्कल। अब सर्कल किसको कहते हैं? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसे हम जिस तरह ये सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल अभी जैसा भी बना है, इसका अगर एक सेंट्रल पॉइंट होगा लाजमी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब बेसिकली ये जो लाइन है, इस पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इसका इस सेंट्रल पॉइंट से वो कह रहे हैं सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसको हम सर्कल कहेंगे। किसी जगह अगर ये कर्व में आ गया, जिस तरह भी ये मैंने बनाया सही नहीं बना, तो इसको हम सर्कल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके ये पॉइंट्स इस से और ये पॉइंट्स जो हैं सेंट्रल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे मौजूद नहीं। तो सर्कल में सेंट्रल पॉइंट से तमाम पॉइंट्स जो हैं उसके सर्कल पे, वो एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे होंगे। अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर उसके जो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस होगा, जो ये हम कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं। किसी भी पॉइंट से, मतलब किसी भी साइड से आप वो अगर कैलकुलेट करें, तो वो हमेशा सेम होगा। यही बात हमने ऊपर डिस्टेंस की थी, तो उसको अभी उन्होंने रेडियस रेडियस का नाम दे दिया कि वो जो डिस्टेंस है
वो रेडियस होगा। ठीक है, और जनरली उसको ज्योमेट्री की फॉर्म में हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह ये इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम रेडियस कहेंगे। अब वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, क्योंकि तमाम सेट ऑफ पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, तो हमारा रेडियस हमेशा हर जगह से सर्कल के अंदर सेम रहता है। आप कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं आगे। अभी हमें रेडियस का पता चल गया, सिंपल आर से हम वो करते हैं। उसके बाद दूसरी टर्म आती है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट्स को सर्कल पे आपस में मिला रही हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेंट्रल पॉइंट से गुजर रही हो लाजमी। जैसे ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये पूरा हमारा सर्कल है जिसके इर्द गिर्द आप ये कह लें इस लाइन पे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब कोई भी दो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपस में मिल रहे हो, और कंडीशन ये है कि वो स्ट्रेट लाइन इस सेंटर पॉइंट से गुजर रही हो। जैसे अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन से मिल सकते हैं ना। तो ये यहाँ से अगर यूँ लाइन स्ट्रेट आती है, तो ये भी डायमीटर है। अगर आप इस तरह लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, जिस तरह भी लगाते हैं, बस वो कंडीशन ये है कि वो सेंटर पॉइंट से हमेशा पास करेगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी। आप ये नहीं कह सकते एक एक ये है और एक ये है, तो आप यहाँ से यूं करके इसको वापस इस तरफ ले जाएं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ना, ये कर्व बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जिस तरह रेडियस भी बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही है, किसी भी पॉइंट से सिर्फ सेंटर तक डिस्टेंस है। तो आप इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करें दूसरी तरफ पॉइंट की, तो वो डायमीटर बन जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल है। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू, या डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो हम ये उससे लिख सकते हैं। ये एक आपके पास कह लें कि सर्कल के लिए एक फॉर्मूला भी बनता है, ये जो इन्होंने लिखा। ये अब कुछ फार्मूलाज आएंगे ज्योमेट्री में जो हमने याद करने हैं, और उन फार्मूलाज की मदद से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो फार्मूलाज हमें याद करने होंगे। तो ये इसका पहला फार्मूला है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब इसमें से अगर हमें डायमीटर दिया हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया हो तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं सर्कल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है सरकमफेरेंस। ठीक है, अब सरकमफेरेंस क्या है? वो जो हम सेट ऑफ पॉइंट्स कह रहे थे जिनसे मिलके वो सर्कल बना था, बेसिकली उसका जो वो डिस्टेंस है सर्कल के अराउंड, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ये वाली ये जो लाइन जो होती है बेसिकली इसी को हम सरकमफेरेंस कह रहे थे। ये तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और सरकमफेरेंस के लिए वो ये कह रहे हैं कि इज इसेंशली द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, उसको पेरीमीटर भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब सरकमफेरेंस हमने पढ़ लिया कि वो इसका डिस्टेंस है अराउंड द सर्कल, और डायमीटर हमने पढ़ लिया कि सेंटर पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पास करके दो पॉइंट्स मिलाती है उस सरकमफेरेंस पे, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर और सरकमफेरेंस का एक सर्कल के लिए जो एक क्या लें फिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर आप सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमेशा एक वैल्यू आएगी। उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में 3.14 लिखते हैं, और अदरवाइज ज्योमेट्री में उसको हम पाए कहते हैं। ये मैंने पाए लिखा। ठीक है, इसको 22/7 भी कहते हैं। अगर 22/7 को आप डिवाइड करें तो डेसिमल में ये वैल्यू आती है। और ग्रीक लेटर उसके लिए ये पाए है जो हम यूज़ करते हैं पूरी ज्योमेट्री में। तो ये पाए बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये जो पाए की वैल्यू है 3.14, ये हर सर्कल के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये हर सर्कल के लिए फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, और ये रिलेशनशिप इनका
फिक्स्ड है ये, इसकी यही वैल्यू आएगी। आपको सरकमफेरेंस और डायमीटर की अगर वैल्यूज पता है या इनमें से एक वैल्यू पता है, तो आप ये पाई की जगह 3.14 लिख के आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर्कल की उस रिलेशनशिप में देखते हुए। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये लिखी है। इससे इन्होंने ये एक फार्मूला भी बनाया, जो मैंने बताया कि एक ये चीज़ है होगी, एक ये होगी और एक पाए होगी। पाए की न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें पता है 22/7 या 3.14। अगर डायमीटर या सरकमफेरेंस में से कोई एक चीज़ गिवन हो और एक फाइंड आउट करनी हो, तो आप इस फार्मूले से फिर ये निकाल सकते हैं। तो हमने ऊपर एक रेडियस और डायमीटर का फार्मूला देखा, एक ये हमने सरकमफेरेंस और डायमीटर का फार्मूला देख लिया। तो ये फार्मूला साथ साथ आ रहे हैं, अब इनको हम आप नोट डाउन कर लें और याद करना शुरू करेंगे, तो तब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल दी हुई है इसी तरह। तो हम इससे आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़ उन्होंने ये बताई कि ये जो डी है, डी की जगह आप अगर रेडियस इंक्लूड कर दें, तो डी का मतलब क्या है, 2r है ना। रेडियस के डबल होता है ना डायमीटर, तो आप इसकी जगह 2r भी लिख सकते हैं। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और पाई डी भी लिख सकते हैं। दोनों फार्मूले, अब आपको डायमीटर दिया होगा तो आप डी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, रेडियस दिया होगा तो आप ये वाला यूज कर लेंगे डायरेक्ट। इससे नेक्स्ट आ जाता है एरिया, कि एरिया क्या होता है। अब वो जो हमने सेट ऑफ पॉइंट्स कहा था, ये वाली चीज, ये जो आउटर वाली लाइन है, इसको हमने सेट ऑफ पॉइंट्स कहा था, ठीक है, जिसको हमने सरकमफेरेंस भी कहा। इसके अंदर जितना भी एरिया होता है ये सारा, जो इनर साइड पे जितना भी एरिया है, उसको हम उस शेप का एरिया कहते हैं, ठीक है। अब सर्कल के केस में ये सर्कल का एरिया है। तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, वो हमारे पास दिया हुआ है ये भी हमने याद करना है, πr²। ठीक है, अगर हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है तो जस्ट रेडियस दिया हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके फॉर्मूलाज हैं सर्कल के केस में, जिनको इन्होंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। कि सरकमफेरेंस को आप पाई डी भी कह सकते हैं, 2πr भी कह सकते हैं, डायमीटर हमें पता है 2r होता है, और एरिया πr² होता है, ठीक है। तो ये सर्कल के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप याद कर लें। अभी हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है, हम नेक्स्ट टॉपिक तो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आप ज़रूर याद करें, ताकि आगे अगर जब आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, या जिस तरह ये चेक योर स्किल्स के क्वेश्चन हैं, या नीचे आंसर जो लास्ट में चैप्टर के ड्रिल सेट्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं सर्कल के, तो उनको आप ज़रूर इससे प्रैक्टिस कर सकेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलें, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। और जी आई थिंक सो किसी और क्वेश्चन। चलो इंशाल्लाह।